सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस दीपांशु सक्सेना दिस साइड। सो बेसिकली अभी मैं कुछ एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं सी एस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और बाद में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली उसका एक ओवरऑल जिस्ट दूंगा। उसमें इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं और किस तरीके से आंसर्स फ्रेम करने हैं उन सब का एक छोटा छोटा जिस्ट दूंगा। बेटा ये जो वीडियो बनने वाले हैं या जो ये सीरीज़ आने वाली है बच्चों के लिए है, स्पेशली जिन बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे कोचिंग करने के बावजूद जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सब्जेक्ट्स को अप्रोच कैसे किया जाए, तो उनके लिए कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ मैं ये सेशंस लेकर आ रहा हूँ या ये सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं हर एक सब्जेक्ट की कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, इम्पॉर्टेंट मटेरियल, कितने चैप्टर से कितना पूछा जाता है, किस तरीके के आंसर्स फ्रेम आउट करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पेपर के बारे में बात करूंगा। सबसे कंफ्यूजिंग पेपर है एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 का सब्जेक्ट है। देखिए, इसका कुछ बाइफर्केशन मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए जब आप पढ़ाई करने जाओगे। जिन पर बेसिकली 100 नंबर का पेपर है, आप सब जानते हैं। देखिए, इसमें मैंने कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स या कह सकते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने बाइफरकेट किया है। बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन और जनरल लॉज का मैंने 3 क्राइटेरियाज़ में उसको डिवाइड किया है। देखो, पहला नंबर ए आप लोगों को दिख रहा होगा। नंबर ए जो है, इसमें कुछ चैप्टर्स को मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, जैसे सोर्सेज ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन, जनरल क्लॉज एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। एक सेक्शन मैंने आपको ये डिवाइड किया है। दूसरा सेक्शन मैंने डिवाइड किया है लॉज ऑफ टॉर्ट, लिमिटेशन एक्ट, CPC 1908, IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट। और तीसरा पोर्शन मैंने आपको डिवाइड किया है स्पेशल कोर्ट, आर्बिट्रेशन, इंडियन स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, RTI एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब देखिए, जो पेपर है वो इस 3 हिस्सों में से बनने वाला है। देखिए, सबकी एक वेटेज होती है, सबकी एक इम्पॉर्टेंस होती है। मैंने यहाँ पर तीनों हिस्सों का इम्पॉर्टेंस बताया है। जो पहला पोर्शन है, नंबर ए वाला जो पोर्शन है, उसमें से 30 से 40% मार्क्स आपके कवर करते हैं। यूजुअली लीस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर आप जिसको थर्ड वे में भी अप्रोच कर सकते हो। नंबर सेकंड जो कि बी पोर्शन है, जो कि 30 से 40% कवर करता है। सी भी 30 से 40% कवर करता है। और मेरे अकॉर्डिंग बी और सी 2 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप जो है अपनी पढ़ाई आराम से कर सकते हैं, कम टाइम में क्वालिटी स्टडी कर अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द सेक्शन ए वाला पोर्शन। ए वाला पोर्शन आपको पढ़ना है, बट आप उसको लीस्ट प्रायोरिटी के साथ भी पढ़ सकते हो, एक्सेप्ट फ्यू चैप्टर्स। कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं पूरे तीनों हिस्सों में, जैसे मैंने जिस पर डबल टिक कर रखा है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं किसी भी कीमत पे डीप में, लिमिटेशन एक्ट, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, आर्बिट्रेशन, इंडियन स्टैम्प रजिस्ट्रेशन एक्ट। और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि जो भी बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है इस सब्जेक्ट को कहाँ से शुरू करें, मैं आपको बता दूं सेक्शन नंबर सी से आप अपने स्टडीज़ को शुरू कर सकते हैं और बहुत आराम से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जो सेक्शन सी वाला जो पोर्शन है उसमें बहुत जनरल एक्ट्स हैं जिनको आप पढ़ोगे जो इंटरेस्टिंग भी लगने वाले हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सी पढ़ लो पहले, उसके बाद बी पढ़ लो और उसके बाद लास्ट में आप ए पढ़ लो, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज ज़रूर पढ़ना। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। जो क्वेश्चन पेपर आता है बेसिकली वो 6 क्वेश्चंस में डिवाइडेड होता है, ये आप सबको ऑलरेडी पता होगा। अब मैं आपको एक जिस्ट बता देता हूँ कि ये किस तरीके से अप्रोच होता है। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है उसमें हमेशा आपको ऑप्शन मिलता है कि आइदर ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो या आइदर वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो, यानी 2 कर लो या 2A कर लो या 6A कर लो। जो पहला क्वेश्चन आता है वो हमेशा जो है 20 मार्क्स का आता है, जिसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स ईच के। जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है उसमें 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 4 नंबर का। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज़ अ केस स्टडीज़
का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे जो 8-8 नंबर के होने वाले हैं। अब देखो, ये जो मैंने बाइफरकेशन आपको यहाँ पर इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको एग्जामिनेशन में अप्रोच कैसे करना है। देखो, जो शुरू के आप 2 क्वेश्चन देख रहे हैं वो इस ए वाले पोर्शन से बनेंगे ऑलमोस्ट। लास्ट के जो 4, 6 एंड 3 इस वाले पोर्शन से बनने वाले हैं। और जो केस स्टडीज़ होती है यूजुअली या तो वो ए पोर्शन से तो कंपलसरी आएगी ही आएगी, दैट इज़ लाइक कॉन्स्टिट्यूशन से तो समझ लो आना ही आना है केस लॉ। उसके अलावा बी वाले या सी वाले पोर्शन में से कोई सा भी केस स्टडीज़ आ सकता है, जो कि एक सेट पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, जिसके आंसर्स आपको किस तरीके से फ्रेम आउट करने हैं। देखो, बेसिकली 3-4 तरह के कुछ मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें बाइफरकेट करके दी हैं, जिसको कैसे अप्रोच करना है वो भी मैंने आपको बताया। देखो क्या है, एक्सप्लेनेशंस या कमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, डिस्टिंग्विश के क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडीज़ आती हैं जो मैंने आपको 2 बताए 8-8 नंबर के। एक सेक्शन वाइज क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में बहुत आते हैं, डायरेक्ट सेक्शन के क्वेश्चंस। कुछ डॉक्ट्रिन्स आते हैं या टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं जिनको आपको डिस्क्राइब करना होता है। देखो क्या होता है, सबका एक अलग अलग पैटर्न है, जिसको मैं एक पैटर्न की तरीके से आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। देखो क्या है, जब भी कोई एक्सप्लेनेशन या कमेंट का क्वेश्चन आएगा, दैट इज़ नंबर 1 वाला जो क्वेश्चन था वो कमेंट या एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में आता है, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन को अप्रोच करने का बेस्ट तरीका होता है कि जो भी चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई है उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दो एक पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में ये बताओ कि ये जो पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो किस किस चीज़ों पर वो एप्लीकेबल होता है। और तीसरे में इसकी वैलिडिटी बताओ, वैलिडिटी इन द सेंस कि कंक्लूजन बताओ कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये किस किस एरिया में लागू हो सकता है या किस किस एरिया में लागू नहीं हो सकता है। तो एक बेसिक कमेंट का फॉर्मेट होता है जिसके आपको अप्रोच करनी होती है। अब आते हैं डॉक्ट्रिन और टर्मिनोलॉजीज़ पर आ जाते हैं। डॉक्ट्रिन और टर्मिनोलॉजीज़ को हमेशा ध्यान रखना, जैसा आपने पढ़ा है उसको वैसे ही कोट करने की कोशिश करें। उसमें चाहे 4 लाइन का अगर आपने कोई डॉक्ट्रिन पढ़ी हुई है और क्वेश्चन भले ही 4 नंबर या 8 नंबर का है, आप लिखोगे उतना ही जितना आपने पढ़ा है, क्योंकि डॉक्ट्रिन और टर्मिनोलॉजी का एक मतलब होता है, उससे ज़्यादा उसको एग्जैगरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। केस लॉ अगर आपको याद हो तो केस लॉ उसमें ज़रूर कोट करिएगा, नंबर आपको मिलने वाला है। डिस्टिंग्विश हमेशा मेरी पर्सनल व्यू रहती है, मार्जिनल में लिखो। 4 नंबर का डिस्टिंग्विश अगर आया है तो उस पर स्पेसिफिकली 4 पॉइंट लिखो। 4 से ज़्यादा 1 पॉइंट लिख सकते हो, पर उससे ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करना। डिस्टिंग्विश हमेशा मार्जिनल डिफरेंस, मार्जिनल लाइन खींच कर ही करना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस इसमें डायरेक्टली सेक्शन वाइज पूछे जाते हैं, लाइक सेक्शन 25 ऑफ आरटीआई एक्ट बताओ, 25 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट बताओ। जिस सेक्शन के पीछे उस सेक्शन की एक जिस्ट ज़रूर देते हैं कि ये सेक्शन किसके बारे में आपको बात कर रहा है, तो उस सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज़ उस सेक्शन को जो भी आपको याद है उसको वैसे वैसा लिख दो। पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो ताकि आपको पॉइंट वाइज नंबर मिले। उसके बाद जो केस स्टडीज़ आती हैं, केस स्टडीज़ का जो इसमें पैटर्न होता है, जेआईजीएल का जो केस स्टडीज़ आती हैं यूजुअली वो अदर सब्जेक्ट से डिफरेंट इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरह के सेट ऑफ एग्जाम्पल्स के फॉर्म में केस स्टडीज़ यूजुअली नहीं आती हैं। इसमें डायरेक्ट केस स्टडीज़ आती हैं या डायरेक्ट एक्सप्लेनेटरी केस स्टडीज़ आती हैं। उसको बहुत आराम से आपको 4 पैटर्न में लिखना होता है कि सबसे पहले तो जो भी चीज़ आपसे पूछी गई है उसको थोड़ा सा डिटेलिंग में बता दो, उसका एक डेफिनेशन बता दो, उसका एक सोर्स बता दो कि कहाँ से क्या हो रहा है। उसके बाद कुछ केस लॉज जो आपने उस पर्टिकुलर रेलिवेंट प्रोविज़न से पढ़े हुए हैं उसकी एनालिसिस बता दो कि उस पर्टिकुलर केस लॉ में क्या बताया गया था। उसके बाद दोनों चीज़ें जब आप बता दोगे, उसके बाद तीसरी चीज़ आप ये बताओ कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके एडवांटेजेस क्या हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हैं जो सोसाइटी पर पड़ रहे हैं या पर्टिकुलर रेलिवेंट इंडिविजुअल पर्सनालिटी या किसी भी फर्म, कंपनी, किसी के ऊपर भी उसके डायरेक्ट एडवांटेजेस और इनडायरेक्ट एडवांटेजेस को 2 पैराग्राफ में आप डिस्क्राइब कर सकते हो। और लास्ट में अपना एक जुडिशियल रिव्यू ज़रूर देना पड़ता है। एक्सप्लेनेशन जिस चीज़ का देख रहे हो उसका एक जुडिशियल रिव्यू आपको ज़रूर देना पड़ता है। तो बेसिकली इस तरीके से अगर आप अप्रोच करोगे तो आपको, मुझे लगता है जेआईजीएल का फॉर्मेशन जो है करने में थोड़ा सा आसानी होने वाली है। क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर आप बी और सी वाले पोर्शन को भी तैयार करके जाते हो, मेरा मानना ये है कि आप बी वाले और सी वाले पोर्शन को सबसे पहले पढ़ो।
इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस इन दोनों सेक्शंस में से पूछे जाते हैं। जो रहा ए वाला सेक्शन है वो प्योरली रीडिंग बेसिस पर है, लाइक सोर्सेज ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन, जनरल क्लॉज एक्ट्स। ये जो लॉज हैं इसमें बेसिकली सिर्फ रीडिंग क्राइटेरिया वाले क्वेश्चंस आते हैं, डॉक्ट्रीन्स आती हैं जो एज इट इज़ आपको कोड करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिट लॉ को छोड़ दो तो बाकी सब जनरल वे हैं जिसको आप स्कैनर से भी अप्रोच कर सकते हो। मेरे हिसाब से बी वाला और सी वाला पोर्शन आप पढ़ लो, कम चैप्टर्स में आप ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो और डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। डायरेक्ट इन द सेंस एज पर सेक्शंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं या डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो आई होप ये जो JIGL का मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया है शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। किसी भी तरह के जो आंसर राइटिंग मैंने आपको बताई है कोशिश करना कि इसी तरीके से आप आंसर्स को अप्रोच करो। ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हो जाती हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स होने आवश्यक हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।